इंसानियत और हैवानियत के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है। जब इंसान उस लकीर को क्रॉस कर देता है तो वो दरिंदा बन जाता है। फिर उसके रास्ते में जो भी आता है फना हो जाता है, क्योंकि वो इंसान नुमा दरिंदा जायज नाजायज सही गलत के बारे में सोचे बगैर बस एक ही चीज चाहता है, और वो है ताकत। फनाह कर देने की, बर्बाद कर देने की, तबाह कर देने की ताकत। मिर्जापुर सीरीज ऐसे ही बीमार माशरे की जहनी हालत को पेश करती है। इसमें दरिंदगी और सफाकी को जिस तरह से पेश किया गया है वो इंसान के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ता है कि कई दिन तक इंसान यही सोचता रह जाता है कि आखिर इंसान को हैवान बनने में देर ही कितनी लगती है। इस सीरीज ने हमारे अंदर के दरिंदे को हमारे सामने ला खड़ा किया है। सियासत, हवस, हिर्स, हैवानियत, कत्ल, गारत, गाली गलोच, फहाशी, यानी वो सब कुछ जो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। यानी ये सीरीज इंसान के अंदर के हैवान को आईना दिखाती है। अगर आपने मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू एंड डिटेलिंग वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इससे आपको इंसान के हैवान बनने का सफर वाज़ेह तरीके से समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनी और हाजिर हूँ इंडिया की टॉप 1 वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन 3 के रिव्यू एंड डिटेलिंग के साथ। पहले 2 सीरीज में कोई शिकार हुआ तो कोई शिकारी बना। हर किरदार ने अपनी तरफ से हर हरबा आजमाया, हुकूमत करने का हर नाजायज तरीका अपनाया, दूसरे को बर्बाद करने का और खुद को मनवाने का। लेकिन अंजाम अभी तक यही रहा कि अपने प्यारों को खोना पड़ा। दूसरों को अजियत देते देते खुद भी कब अजियत में आ गए पता ही न चला। दूसरों के पैरों से जमीन खींचने चले थे, अपने पैरों से जमीन कब निकल गई पता ही न चला। और मिर्जापुर की गद्दी जहाँ थी वहीं पड़ी है, बिल्कुल लावारिस। हाँ, ये और बात है कि उस पर अजारादारी करने का हक सब दिखा रहे हैं। सीजन 3 का आगाज होता है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार के साथ, जो उसकी बीवी माधुरी अकेले ही करती है। माधुरी ठान चुकी है कि अब सिर्फ गुड्डू को खत्म नहीं करेगी बल्कि मिर्जापुर की गद्दी को ही खत्म कर देगी। इसीलिए वो कमिश्नर को बुलाती है और उसे फ्री हैंड देती है कि गुड्डू को खत्म कर दो। मिर्जापुर का किंग बनने के लिए बाकी बाहुबलियों की इजाजत की जरूरत पड़ती है। इसके बगैर कोई मिर्जापुर का किंग नहीं बन सकता। जब इस बात का पता गोलू और गुड्डू को चलता है तो गुड्डू बैठक में जाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन गोलू और बीना उसे समझाती हैं कि तुम्हें बाहुबलियों की इजाजत की जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर तुम मिर्जापुर पर राज नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। शरद एक खुफिया जगह पर कालीन भैया का इलाज करवा रहा है। वहाँ पर दद्दा, त्यागी और भरत भी मौजूद हैं। दद्दा शरद से डील करता है कि वो उसकी हर मदद करेगा, लेकिन उसको गोलू को मरवाना होगा, जिसकी वजह से उनका छोटा बेटा मारा गया। रामाकांत पंडित जज के सामने अपने जुर्म का इकरार करता है कि उसने इंस्पेक्टर मौर्य को मारा है। फिलहाल मुकदमे का फैसला होने तक रामाकांत पंडित को जेल में भेज दिया जाता है। जेल जाते हुए रास्ते में गुड्डू अपने बाप से मिलता है और उसे कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप आराम से घर जाएं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका बाप कहता है मैं मुजरिम हूँ, मैंने जुर्म किया है और इसकी सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। शरद माधुरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। उससे मुन्ना के अंतिम संस्कार में न आने पर माजरत करता है और उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। बैठक का सरबराह मुनव्वर सारे बाहुबलियों के साथ एक बैठक कायम करता है। शरद और गुड्डू भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। शरद और गुड्डू के दरमियान पहले बहस होती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी बाहुबली उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाते हैं और मुनव्वर उनसे कहता है कि दशहरा तक वो दोनों अपने आप को साबित करें कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के काबिल हैं। इससे पहले कोई खून खराबा नहीं होगा। जैसे ही गुड्डू और शरद वहाँ से बाहर निकलते हैं तो शरद गुड्डू को धमकाने लगता है। उसका ये रवैया देखकर गोलू समझ जाती है कि जरूर कालीन भैया उसके पास है, इसीलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गोलू अपने लोगों को कहती है कि शरद पर नजर रखो, ये जरूर कालीन भैया से मिलने जाएगा। उधर बड़े त्यागी का बिहेवियर बहुत अजीब सा होता है अपने घर वालों के साथ। वो अपनी बीवी से दूर रहने लगता है और उसका बिहेवियर देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि ये भारत नहीं शत्रुघ्न है और अपने बाप से झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो समझता है कि उसका बाप उसे पसंद नहीं करता। उधर गोलू और गुड्डू कट्टे का कारोबार शुरू कर देते हैं। शरद लाला से मिलने जेल जाता है और उनसे अफीम का कारोबार साथ करने की मांग करता है। लाला इस शर्त पर मान जाते हैं कि 50% प्रॉफिट के साथ वो उसे जेल से भी रिहा करवाएगा। वहाँ से शरद माधुरी से मिलने चला जाता है। माधुरी उसे कहती है कि वो लाला को रिहा नहीं करवाएगी। शबनम अपने बाप से मिलने जेल आती है और उनसे कहती है कि आपने अफीम की डील शरद के साथ क्यों की? आपको पता है अगर आप पर कोई मुश्किल वक्त आए तो आपके साथ गुड्डू खड़ा होगा, शरद नहीं। लाला गुड्डू के साथ काम करने पर रजामंद हो जाता है और उसे कुछ लोगों के नाम देता है और कहता है ये जाकर गुड्डू को दे दो। वहाँ से शबनम गुड्डू से मिलने चली जाती है और उसको सारी बात बताती है। गुड्डू और गोलू अफीम का कारोबार लाला के साथ करने पर रजामंद हो जाते हैं। डिम्पी रॉबिन के साथ बहुत खुश थी और वो चाहती थी कि वो दोनों अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। माधुरी को अपनी हुकूमत चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो वो शरद से कहती है कि वो उसे फंड्स मुहैया करे और बदले में मुन्ना के नाम की अफीम वाली जमीन का अफीम का कारोबार वो चलाए। माधुरी का भरोसा जीतने के लिए
शरद उसे फंड अरेंज करके देता है और इस तरह माधुरी का भरोसा जीत लेता है। कमिश्नर अपने लोगों के साथ मिलकर एक चाल चलता है और गुड्डू को एक कंपटीशन में धोखे से इनवाइट करता है। कंपटीशन में उसने जो लोग गुड्डू को मरवाने के लिए भेजे होते हैं वो खुद गुड्डू के हाथों मारे जाते हैं। इस हमले की नाकामी से माधुरी समझ जाती है कि वो डायरेक्ट गुड्डू को नहीं मरवा सकती, इससे उसकी और उसकी पार्टी की इमेज खराब हो जाएगी। कालीन भैया होश में आ जाते हैं और शरद को देखकर हैरान हो जाते हैं। शरद उनके साथ हमदर्दी करता है और उनका भरोसा जीतने के लिए उनको अपने घर में शिफ्ट कर देता है, जहाँ पर उसकी माँ भी यही जाहिर करती है जैसे पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कालीन भैया उन दोनों माँ बेटे की बातों और सलूक से इतना मुतासिर होते हैं कि वो शरद को कहते हैं कि अब मिर्जापुर की गद्दी पर वो उसको बिठाएंगे। उधर छोटा त्यागी शत्रुघ्न, जिसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि गोलू उसके साथ ऐसा कर सकती है, वो गोलू को फोन करता है और उसे कहता है कि उसने उसके छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। तो गोलू कहती है कि ये सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता था, वो उससे प्यार करता था लेकिन गोलू उससे प्यार नहीं करती थी। शबनम और गुड्डू अफीम की डील के लिए मिर्जापुर से दूर किसी और शहर जाते हैं और इसी दौरान गोलू को शत्रुघ्न धोखे से वहाँ बुलाता है जहाँ पर कालीन भैया को रखा था। वो अपने लोगों के साथ जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कालीन भैया तो नहीं होते, लेकिन छोटा त्यागी उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है और अगवा कर लेता है। गुड्डू जब डील करके अगले दिन वापस आता है तो गोलू वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वो परेशान हो जाता है और उसको महसूस हो जाता है कि गोलू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो उसे हर जगह तलाश करता है लेकिन गोलू का कुछ पता नहीं चलता। जब गुड्डू को पता चलता है कि गोलू कहीं पर हमला करने के लिए गई थी तो उसका शक शरद की तरफ जाता है, तो वो अपने लोगों के साथ शरद के इलाके में पहुंच जाता है और उसको धमकाता है कि गोलू को वापस कर दो। शरद कहता है कि गोलू उसके पास नहीं है। इस दौरान दोनों में हाथापाई होती है और दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। वहाँ पर मुनव्वर जो बैठक का सरबराह है उन दोनों को फोन करता है और वार्निंग देता है कि तुम दोनों दशहरे तक खून खराबे से दूर रहो, वरना तुम दोनों में से कोई भी मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठ सकेगा। ये सुनने के बाद दोनों ना चाहते हुए भी खामोश हो जाते हैं। गुड्डू गोलू के लिए बहुत परेशान है और इस दौरान बीना गुड्डू के पास आती है और उसे कोकेन देती है और कहती है कि ये इस्तेमाल करो और अपनी टेंशन को कम करो। गुड्डू शबनम से मिलने जाता है और शबनम गोलू के बारे में बुरा भला कहती है तो गुड्डू उसे कहता है कि खबरदार, गोलू के बारे में दोबारा कोई गलत बात मत करना और आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। डिम्पी और उसकी मामा रामाकांत पंडित को मना लेते हैं कि वो अपने लिए लड़े, लेकिन रामाकांत पंडित का केस बहुत कमजोर होता है, हालात उसके खिलाफ होते हैं। जेल में रामाकांत पंडित से रहीम नाम का एक कैदी मिलता है जो काफी सादा मिजाज और मजाहिया होता है। एक दिन अचानक रहीम लाला को कत्ल कर देता है और रामाकांत पंडित से कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लाला को कत्ल करवाने के पीछे शरद का हाथ होता है। उधर शत्रुघ्न ने जहाँ पर गोलू को अगवा करके रखा होता है वो वहाँ पर उसे टॉर्चर करता है। वो उसे ज्यादा से ज्यादा अजियत देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। इस तरह से गोलू समझ जाती है कि वो भरत नहीं बल्कि शत्रुघ्न है। गोलू की बात सुनकर शत्रुघ्न को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मारकर उसकी लाश को जला देता है। घर जाकर अपनी भाभी को अपना लेता है और उसके साथ एक शौहर की तरह रहने लगता है। गोलू की लाश कूड़े के ढेर में पुलिस वालों को मिलती है और वो गुड्डू को बुलाते हैं ताकि शनाख्त कर सके। गुड्डू और गोलू का बाप वहाँ पर पहुँचते हैं। गुड्डू गोलू की लाश को इस तरह से देखकर सदमे से बेहाल हो जाता है, जबकि उसका बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। सदमे और दुख से बेहाल गुड्डू जब जेल जाता है अपने बाप से मिलने के लिए तो उसका बाप उसे कहता है कि मैंने जेल में आने के लिए यही सीखा कि सर्वाइवल के लिए हर चीज जायज होती है, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। गुड्डू अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए घर जाता है तो वहाँ पर रॉबिन को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन से कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। रॉबिन उसे कहता है कि ये अब मेरी भी फैमिली है, मैं इनका तुमसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं। इस झगड़े के दौरान बातों बातों में रॉबिन उसे कहता है कि गोलू उसके पास आई थी आखिरी बार अपने अकाउंट्स क्लियर करने के लिए। ये बात सुनकर गुड्डू को बेहद गुस्सा आता है और वो कोकेन के नशे की वजह से वैसे ही दिमागी तौर पर मफलूज हो चुका है। वो रॉबिन का सर दीवार से पटक देता है और उसकी आंखों को अपने हाथों से फोड़ देता है। चश्मे का कांच उसकी आंखों में घुस जाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जब गुड्डू ये देखता है कि उससे क्या हो गया तो वो बहुत डर जाता है और फौरन वहाँ से निकल जाता है। उधर शत्रुघ्न की भाभी को शत्रुघ्न पर शक होने लगता है। वो उसका पीछा करने का फैसला करती है। तो जब शत्रुघ्न अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। शत्रुघ्न का पीछा करते करते वो एक कमरे तक पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की को बांधा हुआ है और वो लड़की गोलू थी। छोटा त्यागी बहुत परेशान होता है और सवालों के जवाब नहीं दे पाता। परेशानी में अपनी भाभी को कमरे में ही धक्का देकर बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर उसकी भाभी गोलू से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो गोलू उसे सारी हकीकत बताती है कि ये भरत नहीं शत्रुघ्न है, उसका देवर। ये बात सुनकर उसकी भाभी को बहुत सदमा पहुँचता है और वो कहती है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद उसने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया। जैसे ही शत्रुघ्न वापस आता है तो उसकी भाभी
भाभी उससे नफरत के साथ बुरा भला कहती है, तो वो कहता है कि मैं शत्रु नहीं भरत हूँ और मैंने ये सब अपने छोटे भाई का बदला लेने। इस बहस के दरमियान गोलू उसकी भाभी को जख्मी करके वहाँ से फरार हो जाती है और उधर शत्रुघ्न की भाभी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो जाती है। शत्रुघ्न उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। बीना माधुरी के सेक्रेटरी आनंद और शरद की माँ को बारी बारी कॉल करती है और उनसे कहती है कि मुझे बचा लो गुड्डू के चुंगल से। माधुरी अब शरद पर भरोसा करने लगी है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। माधुरी शरद से शादी के बारे में बात करती है तो शरद कहता है बिल्कुल, जैसे ही मैं मिर्जापुर का किंग बनूंगा हम दोनों शादी कर लेंगे। गुड्डू डरा सहमा सा अपने घर में कैद हो जाता है और उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसी हालत के दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि गुड्डू ने रॉबिन को कत्ल कर दिया है। माधुरी बीना और उसके बच्चों को अपने साथ ले आती है। डिम्पी रॉबिन की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो इस दुख और गुस्से में अपने बाप से मिलने के लिए जेल जाती है और वो उनसे कहती है कि वो उसे गुड्डू और बाकी बाहुबलियों के खिलाफ सबूत दें जो उनके पास मौजूद हैं। वो उसे सब सबूत दे देते हैं। डिम्पी वो सारे सबूत देखती है। इनमें एक सबूत ये भी होता है कि शरद ने माधुरी के बाप का कत्ल किया था। वो ये सबूत लेकर माधुरी के पास पहुंचती है, उससे ये सारे सबूत दे देती है। माधुरी को बहुत सदमा लगता है ये जान कर के शरद का भी उसके बाप के एक्सीडेंट के पीछे हाथ था। वो शरद को बुलाती है और उससे बुलवाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे बताना जरूरी हो और तुमने मुझसे छुपाई हुई हो। शरद उसको बताता है कि कालीन भैया उसके पास है और मैंने ये बात तुमसे छुपाई हुई थी। वो माधुरी को उसके बाप के कत्ल वाली बात नहीं बताता। माधुरी ये सुनकर बहुत शॉक्ड होती है। वो शरद को कहती है कि वो एक बार कालीन भैया से मिलना चाहती है। माधुरी कालीन भैया से मिलती है और उनको कहती है कि उनकी फैमिली उसके पास है और उसके बदले में उनको एक काम करना होगा, वरना वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएंगे। फाइनली मिर्जापुर की गद्दी पर राज करने वाले को आज अनाउंस किया जाना था और उसके लिए मुनव्वर ने बैठक कायम की थी और वहाँ पर तमाम बाहुबली आ चुके थे। शरद आज बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था कि मिर्जापुर की गद्दी से अब उसकी दूरी कुछ ज्यादा नहीं रही। अचानक वहाँ पर कालीन भैया आ जाते हैं। सब लोग कालीन भैया को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लोग समझ रहे थे कि वो मर चुके हैं। कालीन भैया सबसे कहते हैं भूल तो नहीं गए थे मुझे। कालीन भैया सबसे कहते हैं कि शरद ही मिर्जापुर का आखिरी राजा बनेगा। ये बोलने के बाद फौरन ही वो शरद को शूट कर देते हैं और कालीन भैया के लोग बाकी बाहुबलियों को मार डालते हैं। शरद मरने से पहले मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को उस जख्मी हालत में भी घसीटते हुए मिर्जापुर की गद्दी तक ले जाता है। कालीन भैया उसका हाथ पकड़कर उसको मिर्जापुर की कुर्सी पर बिठाते हैं। असल में कालीन भैया ने माधुरी के साथ डील कर ली है कि वो तमाम बाहुबलियों को मार डालेंगे और बदले में माधुरी उनको उनकी फैमिली वापस कर देगी। माधुरी स्टेट को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने कालीन भैया के हाथों सबको मरवा डाला। माधुरी का सेक्रेटरी बीना और उसके बच्चे को लेकर मिर्जापुर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी रोक देता है और कहता है कि माधुरी मैम का हुक्म है आपसे किसी को मिलवाना है। बीना गाड़ी से उतरती है और देखती है सामने एक गाड़ी से कालीन भैया निकल रहे हैं। बीना बहुत हैरान हो जाती है और सदमे में आ जाती है क्योंकि अब बीना फिर से वहीं पे आ गई जहाँ से वो निकलना चाहती थी। कालीन भैया अपनी बीवी और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जख्मी गोलू मिर्जापुर वापस आती है। वहाँ से अपने लोगों के साथ वो जेपी यादव से मिलने जाती है और उसके साथ डील करती है कि वो और गुड्डू सिर्फ उसको वापस सीएम की सीट दिलवा सकते हैं। इसके लिए गुड्डू का जेल से वापस आना बहुत जरूरी है। वो उसे जेल से वापस निकालेगा और गुड्डू जेपी यादव को सीएम की कुर्सी पर वापस बिठाएगा। गुड्डू को माधुरी के ऑर्डर पर जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वो बहुत जख्मी और अधमरी हालत में पड़ा होता है जब उससे कालीन भैया वहाँ पर मिलने आते हैं, लेकिन जैसे ही उसको सीधा करते हैं तो पता चलता है कि उसकी जगह कोई और कैदी पड़ा हुआ है। गुड्डू वहाँ से फरार हो गया। गुड्डू को कुछ लोग अपने साथ लेकर एक नदी के पास आते हैं और उस नदी पर एक कश्ती में गोलू गुड्डू का इंतजार कर रही होती है। गुड्डू गोलू को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। ये था मिर्जापुर सीजन 3 का रिव्यू एंड डिटेलिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।